आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम मनी मैटर्स में खुशामदेद और मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। हस्ब रिवायत आज हम एक और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट आपके सामने लेकर आएंगे जिस पे एक तफसीली गुफ्तगू होगी। और आज का जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो है म्यूचुअल फंड्स। इस एपिसोड के जरिए हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, हमें क्यों म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स की अकसाम अगर हैं तो क्या हैं, उनके रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल्स क्या हैं, टैक्स बेनिफिट्स या टैक्स या कॉस्ट इंप्लीकेशंस क्या क्या हैं, और सबसे आखिर में अपने मेहमानान से ये भी जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की तरकीब क्या है। इससे पहले कि ज़रा हम प्रोग्राम को आगे ले जाएं, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे बाएं जानिब बैठे हैं एजाज अयूब साहब। एजाज अयूब साहब इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं और खासी नज़र है फिनेंस और इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को लेकर। उनके हमरा बैठे हुए हैं इनामुल हक साहब। इनामुल हक साहब सहाफ़ी हैं, मुतअद्दिद तहरीरें बिजनेस और फाइनेंसेस के हवाले से शाया इनके नाम पर है। नाज़रीन, म्यूचुअल फंड्स का एक मुख्तसर सा तारुफ कर दूं इससे पहले कि सवाल और जवाब का सिलसिला हम शुरू करें। म्यूचुअल फंड्स अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो स्टॉक्स की ही एक किस्म मानी जाएगी। फ़र्क इतना है कि एक तो आपको एक एक्सपर्ट मिल जाता है जो आपका पोर्टफोलियो मैनेज यहाँ पे करता है, जो आपके बिहाफ पे जो है इन्वेस्ट भी करता है, शेयर्स को सेलेक्ट भी करता है। दूसरी चीज़ ये कि म्यूचुअल फंड्स में आप पे एक यूनिट शेयर लेने की जिम्मेदारी नहीं रहती, आप अमाउंट के बेसिस पे शेयर करते हैं, जो फिर एक पोर्टफोलियो मैनेजर जो है मुख्तलिफ लोगों से वो पूल करता है और उसको फिर मुख्तलिफ अकसाम की कंपनीज या शेयर्स में इन्वेस्ट करके फिर आपको फायदा पहुंच जाता है। ये तो एक बड़ी सादा सी मिसाल है म्यूचुअल फंड्स की, लेकिन हमें पता है कि इसमें बहुत सारे नुआंसेस हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम अपने मेहमानान से जानेंगे। एजाज साहब, सबसे पहला और बुनियादी सवाल, हमने स्टॉक्स के बारे में बात की थी इससे पहले एपिसोड में, और अगर मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं तो आप मुझे बताएं क्या बेनिफिट है, क्या मोटिवेशन है कि मैं स्टॉक्स को छोड़कर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूं। मार्केट रिलेटेड जितने भी एसेट क्लासेस हैं, वो स्टॉक्स हो, इक्विटीज या इंटरेस्ट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स वगैरह, इसमें एक इनहेरेंट रिस्क रहता है जी। जैसे हम देखते हैं कि स्टॉक्स कभी चढ़ते ऊपर, कभी नीचे जाते, लॉसेस होते हैं जी। या इंटरेस्ट रेट साइकिल्स ऊपर नीचे होते हैं तो उसकी वजह से आपके बॉन्ड्स का वैल्यू ऊपर नीचे जाता है राइट। तो एक नॉर्मल एवरेज इंसान के लिए ये टेक्निकल मार्केट को समझना और उसको फॉलो करना, मॉनिटर करना कंटिन्यूसली, और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक तो प्लान करना, मॉनिटर करके प्रोटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है राइट। मुख्तलिफ शोबों से लोग होते हैं, कुछ लोग दुकानदारी के साथ वाबस्ता होते हैं, कुछ लोग डॉक्टर होते हैं, कुछ लोग ड्राइवर होते हैं, मुख्तलिफ शोबों के साथ राइट। तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि हर एक शोबे के बंदे को एक मार्केट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, मार्केट बहुत ही टेक्निकल चीज है। मतलब लोग जो 5-5, 8-8 साल से इसके साथ वाबस्ता है डायरेक्टली, उनको भी धोखे लगते हैं। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मार्केट मूवमेंट्स। एक शेयर लिया, कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन एक महीने के बाद उनका प्रॉफिट दिखा, या ओवरऑल इकोनॉमी डाउन हो गई, या वो इंडस्ट्री डाउन हो गई, बहुत लॉस चला जाता है। या मैंने कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, हालांकि रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं कर पाते हैं। इंटरेस्ट रेट साइकिल इतना कम हो गया, कोविड में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स बहुत ड्रॉप किए, तो बॉन्ड्स का वैल्यू एक डिफरेंट ऊपर चला गया। अभी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रही है, जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स से उनका वैल्यू कम जा रहा है। तो मार्केट रिस्क जो है वो बहुत ही रेगुलर है और उसकी वजह से बहुत सारी वेल्थ वाइप ऑफ भी हो सकती है। इसीलिए हमारे पास ऑप्शन है कि एक्सपर्ट के पास जाएं। जैसे हमारे टैक्स प्लानिंग, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं जी। वो हम खुद नहीं पता है टैक्स में क्या क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल होता है, एक्सपर्ट होता है। तो मार्केट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं, जहां पे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर बैठे होते हैं राइट। वो लोगों से बोलते हैं कि आप ये टेंशन न ले, आपको इन्वेस्ट करना है, आप हमें खाली बताएं कि आप कितना रिस्क एपेटाइट है और आपका रिटर्न का ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको हाई रिटर्न और हाई रिस्क चाहिए, लो रिटर्न, लो रिस्क, या मीडियम वगैरह कुछ चाहिए। तो उसके एपेटाइट के बेसिस पे वो फंड्स ऑफर करते हैं। जैसे इंडिया में अभी लगभग 44-45 म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं, उनमें से कोई भी चूज करके वो फंड मैनेजर की आप क्वालिफिकेशन देखते हैं, वो फंड मैनेजर कैसा, इसका रिकॉर्ड कैसा रहा है, और एक इन चीजों में इन्वेस्ट कर रहा है। क्या ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है? देखिए फॉर एग्जांपल, और एक दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि कोई इन्वेस्टर इक्विटी में जाना चाहता है, लेकिन मंथली लेट्स से वो 10,000 इन्वेस्ट करना चाहता है राइट।
कोई शेयर बहुत बड़ा है, एमआरएफ शेयर की बात करेंगे वो 90,000 से ऊपर है, उसमें वो नहीं कर पाएगा, या बॉन्ड्स में करना चाहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स इशू करती है, या गवर्नमेंट ऑफ जेएंडके या गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, उनके रिटर्न्स अच्छे होते हैं और रिस्क फ्री होता है क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती। लेकिन उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको खाली इंस्टीट्यूशनल रूट जाना पड़ता है, या तो बैंक्स कर पाते हैं या ये म्यूचुअल फंड्स कंपनी आप कर पाती है। सो अगर आप इनके पास पैसा देते हैं तो ये फंड लॉन्च करते हैं, ये बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, ये फिर इवेंचुअली आपके रिस्क एपेटाइट के बेस के किसी फंड में डालते हैं, ये स्टॉक्स में भी डालते हैं जिनको हम इक्विटी बेस्ड बोलते हैं, ये बॉन्ड्स में भी डालते हैं जिनको इंटरेस्ट बेस्ड बोलते हैं, या हाइब्रिड या मिक्स ऑफ टू बोलते हैं। तो इसके बेस से क्या होता है, एक तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होता है, आप बहुत सारे एसेट क्लासेस में इवन 5,000 या 500 रुपए भी महीने का डालेंगे वो भी बहुत सारे एसेट क्लासेस में जाता है। आपको एक यूनिट मिलता है, आपने 1 यूनिट परचेज किया या 2 यूनिट परचेज किया, पहली चीज वो। दूसरी चीज आप बड़े एसेट्स में कर पाते हैं जो आप नॉर्मली 500 रुपए से नहीं कर पाते। और तीसरी चीज आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, एक प्रोफेशनल बंदा है जो हैंडल कर रहा है। और चौथी चीज रिटर्न्स, ट्रेडिशनली देखा गया है इसमें रिटर्न्स की जो है रेंज फ्रॉम 10 to 12% to 25% भी एनुअल, सो हिस्टोरिकली। लेकिन इसमें रिस्क भी होते हैं, डाउनवर्ड रिस्क भी होते हैं, इसीलिए इसमें जितना लॉन्ग टर्म आप रहेंगे उतना रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। आई थिंक यू हिट द नेल ऑन इट्स हेड। ये बड़ा आपने तफसील से बता दिया म्यूचुअल फंड्स। आई थिंक हमारे नाजरीन को भी अब समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स की डिफरेंस क्या है स्टॉक्स से। एक एक्सपर्ट मिल जाता है जो आपका पोर्टफोलियो मैनेज करता है, आप यूनिट प्राइस ऑफ द शेयर की वजह से परेशान ना हो जाएं, आप कोई सा भी शेयर इन्वेस्ट कर सकते हैं विद व्हाटएवर अमाउंट यू हैव। इनाम साहब आपके पास आऊंगा, हमारे पास म्यूचुअल फंड्स की क्या क्या अकसाम है, व्हाट आर द टाइप्स? और मैं पहले आपसे बता दूं कि जब हम कोई टाइप डिस्कस करें तो आप प्लीज उनके रिस्क और रिटर्न्स जो हैं जी बिल्कुल बताते जाएं प्लीज। देखिए ब्रॉडली हम जब देखते हैं म्यूचुअल फंड्स की हम 3 अकसाम बोलते हैं। एक तो इक्विटी फंड्स होते हैं, वो जो हमारा स्टॉक मार्केट पे बहुत सारे कंपनीज ट्रेड होती है उनके स्टॉक्स होते हैं। एक तो म्यूचुअल फंड्स उसके बने होते हैं, दूसरा होता है हमारा डेट जो बॉन्ड्स वगैरह के डेट्स और बॉन्ड्स का बने होते हैं, और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स होते हैं कि उसमें से थोड़ा पोर्शन स्टॉक्स का भी होता है और थोड़ा मतलब इसका भी होता है डेट और नहीं इक्विटी का भी वही स्टॉक्स, हाँ, और थोड़ा पोर्शन उसका भी होता है और थोड़ा पोर्शन डेट फंड्स का भी होता है, तो उसको हम हाइब्रिड। अब देखते हैं इक्विटी फंड्स की जब हम बात करते हैं, जब कोई हम मतलब कोई म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड बेस्ड होता है, उसमें क्या होता है हमेशा, क्योंकि हम सबको पता है इक्विटी मार्केट किस तरह से, हमारा स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से ऑपरेट करते हैं, वहां पे आपके बिजनेस कभी ऊपर हो जाते हैं कभी नीचे हो जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट की तरह से ही जितना मतलब वहां पे गेन्स या लॉसेस होते हैं, तो उसी तरह से जब हमें कोई म्यूचुअल फंड स्टॉक्स का होता है, नो मैटर एक चीज इसमें होता है कि ये डाइवर्सिफाइड स्टॉक हमें मतलब अगर 2-3 कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, यहाँ आपके हंड्रेड्स मतलब बहुत सारे स्टॉक्स, वहां पे ये होता है कि 2 कंपनियां ऊपर गई एक कंपनी नीचे गई, तो ओवरऑल से ये बैलेंस होता है। तो इक्विटी इसमें अक्सर क्या होता है कि आपको हाई रिटर्न के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन रिस्क भी आपको बर्दाश्त, रिस्क एपेटाइट भी आपके पास होना चाहिए, आपको रिस्क भी ज्यादा मिलती है। लेकिन डेट की जब हम बात करते हैं, वहां पे बॉन्ड्स होते हैं या दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें क्या होता है, वहां पे आपको फिक्स्ड और डेफिनिट इंटरेस्ट होता है। हाँ, वो एक चीज है। तो वहां पे आपको ये होता है कि आपको पता है मुझे रिटर्न मिलना ही है, एक मतलब ये रिस्क नहीं है ज्यादा कि मेरा पैसा डूब जाएगा। लेकिन पैसा मतलब रिटर्न कितना ज्यादा, बहुत कम मिलता है, उतना ज्यादा नहीं मिलता है। तीसरा होता है क्या कि हम एक हाइब्रिड फंड बनाते हैं, वहां पे बैलेंस किया जाता है कि आपका थोड़ा पोर्शन डेट्स में से भी आता है, बॉन्ड्स में से भी आता है, और थोड़ा वो आधा पैसा आपका आता है इक्विटीज में भी आता है। उसमें भी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मैं मतलब ऐसा करता हूं कि मैं ज्यादा इक्विटी का पोर्शन में लेता हूं और लेस डेट का रखते हैं। इसमें थोड़ा रिस्क भी रहती है, रिटर्न भी, और कुछ रखते हैं मतलब फॉर एग्जाम्पल 80-20, 80 इक्विटी 20 डेट, या 70 इक्विटी 20, और कुछ रखते हैं इन बैलेंस फंड्स में क्या करते हैं कि दे डू लाइक दे बहुत कम रिस्क एपेटाइट है, मतलब पेंशन की करीब को एज आने की है, या अभी कुछ और मल्टीपल वजूहात है बहुत, तो उसमें क्या करते हैं कि आप ज्यादा पोर्शन डेट्स का रखते हैं, इक्विटी का पोर्शन वहां पे आप 70 या 80 डेट्स का रखते हैं, 30 या 20 मतलब इक्विटी का रखते हैं, तो वहां पे रिस्क बहुत कम रह जाती है।
ग्रेट। इनाम साहब ने जो इशारा किया ना, ये आखिरी हिस्सा मैं एजाज साहब आपकी तरफ लेना चाहता हूँ। हमने ये तो देखी इसकी अकसाम ब्रॉडली 3 है, हाइब्रिड, डेट और इक्विटी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि ये तो सिर्फ रिस्क एंड रिटर्न इनका प्रोफाइल है कि रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है, हाइब्रिड में रिस्क मिटिगेट हो जाता है, लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स हैं, मेरी एज है, लॉक इन पीरियड है, या बाकी कंडीशंस हैं मेरी जो हैं, मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि ये जो 3 हमारी अकसाम है म्यूचुअल फंड्स की, ये किस ब्रैकेट एज के लिए, किन लोगों के लिए, कौन से पेशे के लिए, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप हमारे नाज़रीन को बता दें। रिटर्न्स का हमेशा, जैसे कि आपने एज की बात कही, तो मोस्टली इसमें 2 तरीके से हम इन्वेस्ट कर पाते हैं, या तो लमसम अमाउंट डाल दिया या सिप कर दिया। सिप मीन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। राइट। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली एक मखसूस अमाउंट आप मंथली डिसाइड करते हैं कौन से फंड में जाएगा। जैसे समबडी हैज एन इनकम ऑफ 50,000, वो चाहता है कि 10,000 में म्यूचुअल फंड में डाल दो, तो हर महीने 10,000 जाएंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करता है। ओके। एक बंदा होता है, उसकी सेविंग होती है 2-3 लाख रुपए की, वो इकट्ठे डालता है। राइट। तो उस वक्त वो जो यूनिट्स का वैल्यू होगा उस मार्केट के टाइम पे, तो उस हिसाब से उसको मिलेगा, फिर वो ग्रो होता जाएगा। लेकिन जो ये सिप के थ्रू जाता है, ये मार्केट फ्लक्चुएशंस को कैप्चर करता है, कभी मार्केट अप या कभी मार्केट डाउन। तो इसकी पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न्स या रिस्क डाइवर्सिफिकेशन की बेहतर हिस्टोरिकली देखी गई। अगर हम रिसर्च बेस देखें, जिन्होंने भी सिप किया लमसम के मुकाबले में, सिप वाले आर इन अ बेटर स्टेट ऑफ रिटर्न। दैट इज वन। सेकंड, दूसरी चीज होती है कि जैसे आपने कहा कि एज के हिसाब से, लाइक हमने बाकी एपिसोड्स में भी बात की, इफ ए पर्सन इज वेरी यंग, उसके लिए हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा बहुत बेहतर होता है कंपेयर टू समबडी हु इज प्लानिंग ए रिटायरमेंट एज, बिकॉज दे वांट इट एश्योर्ड। तो जैसे कि इनाम साहब ने सही कहा कि ऐसे फंड्स होते हैं जो डेट बेस्ड होते हैं, या जिनमें कमोडिटीज भी होती है, गोल्ड बेस्ड फंड्स भी होते हैं, ऐसे फंड्स भी। और एक फंड होते हैं जिसको मैं यहाँ के नाजरीन थोड़े बहुत कॉन्शियस होते हैं कि इंटरेस्ट रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तो शरिया कंप्लाइंट फंड्स भी होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल कोई लिकर इंडस्ट्री है, जैसे किंगफिशर इज अ लिकर इंडस्ट्री, या कोई भी लिकर इंडस्ट्री के शेयर्स है, वो वाले फंड्स उनमें शेयर इन्वेस्ट नहीं करें, या बैंक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो फॉर एग्जांपल टीसीएस में करेंगे, या सत्यम में करेंगे, या विप्रो में करेंगे, आईटी कंपनी, फार्मा कंपनी, जो कि ऐसा शरिया कंप्लाइंट होते हैं। तो वो भी ऑप्शन है कि आप शरिया कंप्लाइंट फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि रिस्क एंड रिटर्न की, कि जो एज में ऊपर होंगे, मतलब 50-60 के अबव, तो उनके लिए एपेटाइट उनका जरा कम होता है, तो डेट बेस्ड, और उनके लिए मंथली इनकम में भी वो ज्यादा रख सकते हैं कंपेयर टू समबडी जिसको पता है कि मेरा टाइम पीरियड अभी अर्निंग एज 20-30 साल की है। वो इवन अगर छोटा अमाउंट रखेगा 5,000 का या 10,000 का, वो एक बड़ा वेल्थ बनाएगा और रिस्क एपेटाइट अप रख सकता है, क्योंकि देखा गया है लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 5 years, इवेंचुअली आपका म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न पॉजिटिव ही आता है। अगर छोटा टाइम पीरियड रखेंगे 2-3 साल में, इसमें वो फ्लक्चुएशंस आ जाती है, और अगर आप एग्जिट करते हैं मार्केट में तो आपको नुकसान हो सकता है। तो एक छोटे यंगर इंसान के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए एक कंफर्ट जोन होता है कि वो एक लंबा खेल सकता है और कंसिस्टेंटली एक बिल्ड कर सकता है वेल्थ। एजाज साहब, इसमें एक एडिशनल सवाल है जो आपने अभी कहा कि हमारे पास शरिया कंप्लाइंट फंड्स भी हैं, उससे मिलता जुलता एक सवाल कि जब एक शख्स म्यूचुअल फंड्स लेता है तो ये जो उसका पोर्टफोलियो मैनेजर है वो वहां से ऑप्शंस दे देता है कि मैं कहाँ कर रहा हूँ, और या खुद से हम चूज कर सकते हैं? कि पहली चीज, सारी जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज इंडिया में है, ये रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सो इसका एक रेगुलेटरी बॉडी है, और खाली ऑथराइज्ड और जो इस काबिल है कि वो लोगों का पैसा मैनेज कर पाए, उनको लाइसेंस दी गई है। तो नॉट एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन गो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, पहली चीज। दूसरी चीज, हर एक कंपनी जो है, जैसे हम 5-6 बड़ी कंपनीज की बात करें, जैसे बिरला सन लाइफ है, या SBI है, या HDFC है, इनके अपने फंड्स है। अब इनके फंड्स बहुत टाइप्स के हैं, मतलब अगर SBI, HDFC या बिरला सन लाइफ या एक्सिस की बात करें, सबके 10-10, 12-12 फंड्स किसमें है, फिर किसमें है, तो ये बोलेंगे कि जिस फंड इसका 5 साल का रिटर्न सर इतना आया है, तो इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। या कोई न्यू फंड ऑफर होता है, NFO, जैसे इक्विटी में जब पहली शेयर लॉन्च होती है उसको बोलते हैं IPO, राइट। तो उस वक्त आप कंपनी में, इसी तरह से जब कोई कंपनी नया फंड ऑफर करती है उसको NFO बोलते हैं, राइट, न्यू फंड ऑफर। तो उसमें भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बेटर होते हैं कंपेयर टू अगर आप अचानक से किसी फंड चल रहा है उसमें आ रहे हैं। तो देयर आर ऑप्शंस, मार्केट उसमें आपको रिस्क एपेटाइट भी बोलते हैं, और उसको पोर्टफोलियो दिखाते भी है, मतलब आपका जो प्रोस्पेक्टस होते हैं। हाँ, दिस इज द प्रोफाइल ऑफ द फंड मैनेजर फर्स्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंड मैनेजर कौन है, इसका कौन लोग है, एक इंसान नहीं होते, बहुत सारे भी होते हैं, एक मेन होता है जो उनका हेड होता है।
उसके बाद इसमें इस फंड का जो है स्ट्रेटेजी क्या है, इसमें इक्विटी का स्ट्रेटेजी सर 70% है, इसमें कमोडिटीज में 10% जाएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 20%, तो वो लिखा होता है। फिर एग्जैक्ट कंपनीज भी आती है, बट वंस एनएफओ इज लॉन्च्ड उसके बाद कंपनी किस किस में कितना पैसा डाला है, एंड इट कम्स एवरी इवनिंग। आपको शाम को रिजल्ट मिलता है कि आप फंड मैनेजर्स ने किसमें से निकाला, बिकॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस फंड ये शेयर्स चेंज भी होते हैं, कभी बेचते हैं कभी खरीदते हैं, और जो भी चेंजेस होती है ये एवरी सिंगल डे आपको एक उसकी रिपोर्ट आ जाती है आपकी ईमेल में कि ऐसा हुआ। सो आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग टूल, और देखा गया कि इसमें बहुत सारे लोगों ने एक कंसिस्टेंटली वेल्थ मैनेज की और बिल्ड की। इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें या इंटरनेशनल कंटेक्स्ट की बात करें, म्यूचुअल फंड्स इज कंसिडर्ड मार्केट्स में एक सेफेस्ट रूट मार्केट्स को लेके। देयर आर रिस्क्स, मतलब आई वुड नॉट कंपेयर इट विद ट्रेडिशनल एफडीज, एंड उसमें तो जीरो रिस्क होता है, बट जब हम मार्केट के साथ कंपेयर करते हैं, नॉर्मल इक्विटी के साथ कंपेयर करते हैं, दिस इज कंसिडर्ड वेरी सेफ। तो इसके जो रिस्क मिटिगेटिंग ऑप्शन जो हैं अच्छे खासे हैं मार्केट में। बिल्कुल इनाम साहब, मैं आता हूं कि इस बात पे आता हूं, कॉस्ट इंप्लीकेशंस पे जरा बात करते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड्स लेता हूं तो क्या। एक चीज मैं पहले जो एजाज साहब बात कर रहे थे उसको ऐड करना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स के अकसाम को हम कुछ और तरीके से भी देखते हैं, वो भी शायद यहाँ पे जरूरी बनता है कि हम अपने नाजरीन को बताएं। वो होते हैं कि जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो उनमें ये होता है कि किस कंपनी, मतलब वो कौन से सेक्टर से आते हैं। हमारा मतलब रियल एस्टेट का अलग से होगा म्यूचुअल फंड, उसका भी होता है, तो मुझे पता होता है कि रियल एस्टेट वाला म्यूचुअल फंड शायद मेरे लिए सेफ होगा। इसी तरह से न्यू एनर्जी की है, क्योंकि हम या दूसरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, तो सेक्टर वाइज भी उनके अकसाम होते हैं, जिससे हमें ये और एक चांस मिलता है कि हम किस तरह से, मतलब कौन से सेक्टर के फंड में म्यूचुअल फंड में करेंगे, क्योंकि उस फंड में म्यूचुअल फंड में उन्हीं मतलब उसी सेक्टर की कंपनी, आईटी का, फार्मा का, रियल एस्टेट का, और जब मुख्तलिफ मौके आते हैं, फॉर एग्जांपल जब कोविड का टाइम था तो सब बोलते थे कि फार्मा का सेक्टर इस वक्त पीक में है, तो लोग क्या करते थे कि वो फार्मा की तरफ ज्यादा जाते थे। तो ये चीजें भी बहुत जरूरी है कि ये वाले सेक्टर हमारे नाजरीन के लिए बड़ा ये आपने इंपॉर्टेंट कहा है। नाजरीन, इस डिस्कशन को जारी रखेंगे, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर ना कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर ना कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। वेलकम बैक। अपने मेहमानों का भी मैं फिर से खुशामदीद करता हूं। इनाम साहब, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे, मैंने आपसे पूछना था कि
ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की क्या कोई कॉस्ट इंप्लीकेशंस होती है? इज देयर एनी कॉस्ट दैट वी पे? जी बिल्कुल, एक्चुअली क्या बोलते हैं कि देयर इज नो फ्री लंच, तो ऑब्वियसली हर किसी चीज में कोई ना कोई कॉस्ट इंप्लीकेशन होती है। इसमें भी क्या होता है कि क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो हम खुद मैनेज नहीं करते हैं, मैं जाके मॉर्निंग में नहीं खरीदता हूँ, फिर इवनिंग में बेचता हूँ या एक महीने, वो सारा काम मैं कुछ नहीं करता हूँ। वो मेरे बदले में कोई कंपनी कहते हैं जिसको हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC, वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग बैठे होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि दे सी के कॉस्ट, लेकिन कितना कॉस्ट होता है बोलते हैं कि 0.5% to 2% तक ये डिफरेंट कंपनीज के वेरी करता है और डिफरेंट मतलब फंड्स को वेरी करके करता है, तो यू हैव टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट। एंड फिर जब होता है कि आप जब अपना मतलब इक्विटी जब आप अपना ये म्यूचुअल फंड वापस ये कर लेते हैं, रिगेन कर लेते हैं, तो उस टाइम भी आपको टैक्स पे करना होता है। इसमें भी दो चीजें होती है, एक तो होता है ये कि आप अगर बहुत मतलब जल्दी से कर लेंगे कि उसको हम बोलते हैं 1 साल के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो उस वक्त जो आपका टोटल पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया उस पर नहीं, जो आपको मुनाफा मिला, तो अगर आपने वो मुनाफे की मतलब पैसा आपकी टोटल इनकम को ऐड किया जाएगा और उस पे आपका इनकम टैक्स कटेगा। लेकिन अगर आपने आई थिंक इनाम साहब इनकम टैक्स पे हम प्रोबेबली इसके बाद आएंगे। नहीं, मैं कहता हूं इसकी आप कास्ट की बात जी, मैं कास्ट की बात, कास्ट की आपका मतलब अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर ही अपना म्यूचुअल फंड का पैसा वापस निकाला, अच्छा, उस पैसे उस पे आपने जो कुछ अर्न किया, जो कुछ गेन है, उस गेन को आपकी इनकम से ऐड करके आपको टैक्स पे करना। लेकिन अगर आपने 1 साल के बाद अपना म्यूचुअल फंड निकाला, 10 साल 20 साल का, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो उसका वो आपकी इनकम से कोई ताल्लुक नहीं, चाहे आपकी इनकम कुछ हो कितनी हो क्या, लेकिन इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे फ्लैट 10 से 15% का, और हाँ अगर आपका इक्विटी फंड है, और अगर डेट बेस्ड है तो 20% का टैक्स कट हो जाता है। तो ये है मतलब जो हम बोलते हैं इसकी कॉस्ट या टैक्स इंप्लीकेशन भी अपना टैक्स एंड कॉस्ट इंप्लीकेशन बताते हैं। एजाज साहब एक पॉइंट की तरफ इनाम साहब ने इशारा किया कि मैनेज जो हमारे एसेट्स करते हैं, मैं उनका जस्ट फॉर अ वांट ऑफ अ बेटर वर्ड कमीशन का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि वो फिर ओवरऑल पूल में से कट जाता है। इसका कोई टेक्निकल नाम भी होता है, एक्सपेंस रेशियो, राइट। तो एक तो एक्सपेंस रेशियो, और जो इनाम साहब ने बता दिया नंबर, आई थिंक वो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होगा, ये वेरी करता होगा फंड्स के साथ, या कभी कम कभी ज्यादा होता, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वही है जो रेंज इनाम साहब ने 0.5 to 2%। तो जब मैं फंड खरीदता हूं, क्या एंट्री के टाइम भी, या जब मैं क्योंकि इनाम साहब ने जब बताया जब मैं फंड काइंड ऑफ लिक्विडेट करता हूं अपना, मैंने पैसा वापस चाहिए, अगर एक तो मुझे टैक्स चाहिए, क्या कॉस्ट भी कोई देना पड़ता है? अगर ये वाला फंड आपने इंश्योरेंस के थ्रू लिया, यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जिसकी हमने बात की, वहां पे एंट्री एग्जिट लोड्स होते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, उसमें खाली एक्सपेंस रेशियो रहता है जो आपको इनाम साहब ने कहा 0.5 to 2%। लेकिन इसको जरा जैसा एक्सप्लेन करें, यूनिट के थ्रू लेना क्या है और डायरेक्ट लेना क्या है? देखिए बहुत सारे हमने रिसेंट एपिसोड में भी बात की कि इंश्योरेंस में आपके ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान होते हैं, एंडोमेंट वगैरह, राइट, और मार्केट लिंक्ड प्लान होते हैं जिनको यूलिप्स कहते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। मींस आप एक तो उस इंश्योरेंस में आपको मोर्टेलिटी बेनिफिट्स मिलते, अल्लाह ताला खुदा न खास्ता अगर किसी की मौत वगैरह हो जाती है तो उसको जो प्रोसीड्स मिलते हैं वो रिस्क कवर है उसमें। दूसरी चीज, एज एन इन्वेस्टमेंट आपका पैसा मार्केट में डाला जाता है, लेकिन वो डायरेक्टली शेयर्स में नहीं डालते, थ्रू म्यूचुअल फंड्स डालते हैं। वहां पे एंट्री एंड एग्जिट लोड होता है अगर आप इंश्योरेंस रूट के थ्रू आए। लेकिन अगर आप डायरेक्टली खाली म्यूचुअल फंड लेते हैं, म्यूचुअल फंड में इसमें और एक कॉस्ट है। अगर आपने NFO लिया है, न्यू फंड ऑफर, मींस फंड अभी लॉन्च हुआ है अभी मैंने किया, और अगर मैंने वो 1 साल से पहले निकाला तो उसमें 1% आपको कटता है ओवरऑल टोटल का, नॉट प्रॉफिट का ओनली। अगर मैंने लाख रुपए इन्वेस्ट किया, NFO लिया मैंने, अब मैं निकाल रहा हूं, अगर वो कम भी हुआ 90,000 उसका वैल्यू है, तो मुझे 900 रुपए उसमें कटेगा। इवन अगर गेन है या लॉस इन बोथ कंडीशंस, लेकिन वो खाली NFO के लिए अगर 365 डेज से पहले हमने वो एग्जिट किया। अपने नाजरीन के लिए जरा आसानी से मैं बता दूं, इफ आई अंडरस्टूड राइट, कि मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा है और 365 दिन के अंदर अंदर उसको लिक्विडेट कर दिया वापस। लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड? जो NFO नया फंड लॉन्च हुआ है, जो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं उसमें वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें खाली वो कॉस्ट है जो इनाम साहब ने बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स विच इज लेस देन 1 ईयर, वो 10%। एंड जैसे कि जो भी प्रॉफिट होगा वो आपकी एग्जिस्टिंग इनकम के साथ ऐड होगा। फिर आप जिस भी इनकम ब्रैकेट में आते हैं, जैसे कोई 10% में आता है, उसको जो यहाँ से प्रॉफिट मिला होगा उसमें ऐड हो जाएगा। दैट इज अ सेपरेट थिंग। लॉन्ग टर्म में फ्लैट 15% इक्विटी में, 20% आपका
डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट। आई थिंक एजाज साहब इट्स राइट टाइम कि हम ये भी डिस्कस करें, आपने चूंकि 2 रूट्स भी बता दिए म्यूचुअल फंड्स के। एक इंपॉर्टेंट सवाल कि अब मैंने म्यूचुअल फंड खरीदना है जी, तो व्हाट इज द प्रोसेस? क्या ये कहीं ऑनलाइन अवेलेबल है, बैंक पे जाना है, या? फॉर्चुनेटली रिसेंट पिछले 5-6 साल से टेक्नोलॉजिकल एंड इंटरनेट रेवोल्यूशन की वजह से बहुत चीज़ें आसान हो गई है। राइट। अगर हम 5-6 साल पहले जाते, बहुत टीडियस प्रोसेस था, आपको एक बैंक के थ्रू जाना था। अभी भी बैंक्स ही प्रोवाइड करते हैं, जैसे जितने भी बैंक्स हैं उनकी एक वेल्थ मैनेजमेंट शाख होती है, या ब्रांच में ही बंदा बैठा होता है जो वेल्थ मैनेजमेंट करता है। वेल्थ मैनेजमेंट या रिलेशनशिप मैनेजर के पास जाके आप बोलेंगे कि मुझे डीमैट अकाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट है डीमैट अकाउंट होना, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में आपको रहता है, डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स रहते हैं। राइट। वंस दैट अकाउंट इज ओपन्ड, वो आपको एक फॉर्म लेंगे, दिस इज द ट्रेडिशनल रूट कि आप ब्रांच पे जाके करेंगे, और उसमें आपका केवाईसी होगा, आपका आईडी प्रूफ वगैरह होगा। उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। पहले कटने से पहले वो आपको प्रोस्पेक्टस देगा, उसको दिखाएगा कि कितने फंड्स है अवेलेबल। राइट। बहुत सारे बैंक्स के पास मुख्तलिफ फंड्स, इट्स नॉट नेसेसरी कि उसी बैंक का आपको फंड लेना जरूरी है। उस बैंक के थ्रू आप किसी और बैंक का फंड भी ले सकते हैं। राइट। मीन्स इफ आई एम गोइंग टू SBI, आई कैन परचेज अ फंड इशूड बाय HDFC, सो दैट्स नॉट नेसेसरी, राइट। उसके बाद आप चूज करते हैं फंड और अमाउंट चूज करते हैं, या तो आप लमसम जाएंगे जो मैंने बोला, या मंथली आप लेंगे, आप उनको ऑथराइजेशन देंगे, मंथली आपको कटता है। राइट। दैट इज वन वे। दूसरा, आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन आए, यू जस्ट डाउनलोड एन ऐप, आपका KYC ऑनलाइन ही होता है, आप अपना आधार, पैन कार्ड, अपना फोटो ले ले, उसके बाद आपका अकाउंट KYC ओके हो गया, उसके बाद वो आपकी लिंक हो जाता है बैंक अकाउंट से यूजिंग UPI और वट एवर, बहुत से मेथड से, नेट बैंकिंग, UPI इज द इजीएस्ट वे। उसके बाद आप खुद चूज करते हैं, उसमें आपको ऑप्शंस आते हैं कि कौन कौन सा फंड है। यहाँ पे बैंक पे जाके आपको रिलेशनशिप मैनेजर आपको गाइड करता है थोड़ा बहुत, वो बड़ी डिफरेंस है। यहाँ पे आपको रिसर्च करना पड़ता है इंटरनेट में, कौन से फंड से कितने रिटर्न्स वगैरह। उसके बाद आप चूज करके आप सिप कर सकते हैं या लमसम कर सकते हैं। बहुत सारी एप्स है, मतलब देयर इज ग्रो ऐप, देयर इज इन्वेस्ट ऐप, देयर इज सैमको, देयर इज जीरोधा, बहुत सारी एप्स है। राइट। सो और सारी एप्स जो भी म्यूचुअल फंड इंडिया में पैसे लोगों से लेते हैं, दे आर रजिस्टर्ड विद सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, सेबी रेगुलराइज्ड। ओके, ग्रेट। हम अपने मेहमानान का थैंक यू करेंगे। अभी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द टाइम हमें प्रोबेबली म्यूचुअल फंड्स का ये एपिसोड यहाँ पे वाइंड अप करना पड़ेगा, मे बी बिकॉज, लेकिन हम आइंदा भी अपने एपिसोड्स में रेफर करते रहेंगे म्यूचुअल फंड्स को, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात जो है रह गई है। लेकिन जाने से पहले इनाम साहब, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। हमने तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज देख ली, क्या इसके बगैर भी कोई फंड्स हैं जो हमारे नाजरीन को एटलीस्ट पता हो? बिकॉज कभी क्या होता है कि मैंने ये 3 सुन लिया और फिर मैं गया एंड देन आई रियलाइज कि वहां कुछ नया आई, दैट पुट्स मी इन अ स्पॉट। जी, इंडेक्स फंड्स भी होते हैं, लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट छोटे से टाइम में वो होता है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इन स्कीम्स का क्या है, इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है वो, लेकिन एक कंडीशन इसमें ये होती है कि 3 साल तक आप ये पैसा नहीं निकाल सकता है, जो इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं। 3 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन उसका एक टैक्स बेनिफिट होता है, आपको बेनिफिट मिलता है, और इसी के अंडर मिलता है वो। ओके, एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन इन्वेस्टमेंट, अप टू 1.5 लाख। हाँ जी, बिल्कुल। एंड एनी अदर कोई म्यूचुअल फंड की कोई किस्म, एक इंडेक्स लिंक फंड होता है जो सीधा लिक्विड फंड्स होते हैं, वो सारी अक़साम होती है, उसमें बहुत सारी अक़साम है फिर। बट लेकिन ब्रॉडली जो हमने 3 डिस्कस की, वो हमारे मतलब वो सारे सब पार्ट्स कवर हो जाते हैं, सब पार्ट्स कवर हो जाते हैं। थैंक यू नाम साहब, थैंक यू एजाज साहब। अपने नाजरीन को बता दें कि सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही नहीं, हमने इससे पहले भी एपिसोड्स में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए हैं, आइंदा एपिसोड्स में भी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करें। एक लाजमी बात याद रखें कि ये जो सारी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, खासतौर पे जब वो मार्केट लिंक्ड होती हैं, तो जब जो नंबर्स हम यहाँ पे बोलते हैं तो उनमें शायद उतार चढ़ाव हो, तो आप प्लीज़ उस वक्त की मार्केट हालत को देखें। वो जो आपको ब्रोशर दिया गया है वो ज़रा डिटेल से पढ़ लें। आपका अगर कोई एजेंट है उससे ज़रा तफसील से पूछ लें, और बड़ी आसान ज़बान में अगर कोई चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आता वो प्लीज़ पढ़ लें। और एक और बात मैं बता दूं, ये जितने भी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के यहाँ नाम लेते हैं या नंबर्स, ये इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम उनको यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं कि आप उनमें इन्वेस्ट करें। ये सिर्फ हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारे मेहमान जो हैं, इससे पिछले एपिसोड्स में भी, आइंदा एपिसोड्स में भी ये नाम आते रहेंगे, जैसे आज HDFC का हुआ था, बिरला सन लाइफ का हुआ था, या जो ऐप्स के नाम लिए गए थे। तो ये कोई सजेशन नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है या आपसे इस्तदा है कि आप अपने ख्यालात, अपने सवाल जो हैं हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं moneymatters.dd@gmail.com पर। नाजरीन, इसी के साथ मनी मैटर्स का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले
एपिसोड में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर ना कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही